अमीर लोगों की सोच सही आपके अंदर विचार था कि ये जानो किस तरह से लोग अमीर बनते हैं। फ्रेंड्स, आज आपने जो टॉपिक चुना है, मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको यहां पर ऐसे मैं 10 तरीके बताने वाला हूं जिसको आप समझकर अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अमीरों की समझदारी। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वेरी प्रैक्टिकल और वेरी यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जिससे एक इंसान बहुत अमीर बनता है, मेंटेन रखता है अपने आप को। वो सोचता क्या होगा? राइट, बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 पॉइंट, शुरुआत होती है एक सोच से। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं भी अमीर बनने के लायक हूं, मैं रिच बन सकता हूं। फ्रेंड्स, ये दुनिया एक बूमरेंग है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। सबसे पहले आप ये सोचना शुरू करिए कि जो अमीर बने उन्होंने क्या सोचा होगा, तो वो अमीर बन सकते हैं तो मैं भी क्यों अमीर नहीं बन सकता? क्योंकि जिसे आप खोजते हैं वो भी आपको खोज रहा है। संपत्ति के असली दुश्मन तो हमारे अंदर है। अगर हम पहले से ही अपनी आउटर कंडीशन को देखकर ये सोचना शुरू करेंगे कि भाई अमीर बनना तो मुश्किल है, या फिर बहुत सारे पैसे चाहिए, या फिर उसके लिए भाग्य चाहिए, या फिर उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए, अमीर माँ बाप चाहिए, ऐसे में क्या होता है पता है? ऐसे में ये होता है कि सबसे पहले तो आप रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को इस सोच से कि कम से कम मैं सोचूं तो सही अमीर बनने के लिए। और जबकि आपके अंदर बहुत सारे बाहर के वातावरण के ऑब्स्टिकल्स आपके मन में हैं, तो वो सोच ही नहीं बनेगी, वो वाइब्रेशन नहीं निकलेंगे, वो अट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, आपकी उम्र कोई भी हो, आपका बिजनेस या नौकरी कोई भी हो, पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, आपकी जाति, आपका धर्म या आपकी कंट्री कुछ भी हो, पहले एक सोच बनाइए कि यस, आई वॉन्ट टू बी रिच, मैं अमीर बन सकता हूं और मैं बनना चाहता हूं। सबसे पहला प्री रिक्विजिट्स ये है, जिसकी चाहत ही ना हो वो चीज आपके पास आएगी ही कैसे? क्योंकि चाहत नहीं है उसका मतलब यह है कि आप उसे धिक्कारते हैं या फिर आप उसे लाइक नहीं करते हैं, और डिसलाइक चीज हमारे जिंदगी से चली जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि दूसरा, अमीर बनने के लिए क्या सोच जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जब वो इंसान आम आदमी से खास आदमी यानी कि अमीर बना, तो उसके दूसरे स्टेप्स में उसने क्या किया? खुद का डेवलपमेंट। ये रिग्रेट छोड़ दो कि आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, लेकिन ये सोचो कि जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्किल क्या लगेगी, उसका नॉलेज क्या लगेगा, उसके लिए कौन सा नजरिया रखना पड़ेगा, आदतें कौन सी डालनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी कौन सी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको कोई भी व्यवसाय करना हो उसमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कुछ डिमांड है और आपके पास अगर वो स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल, निगोशिएशन स्किल, बिजनेस स्किल, पीपल स्किल, तो आप अपने इस सेल्फ डेवलपमेंट की कमी की वजह से आई हुई अपॉर्चुनिटी को गवा देंगे। तो दूसरा, वो लोग काम करते हैं लगातार अपने आप को लर्निंग मोड में रखते हैं। लर्निंग मोड इज इक्वल टू अर्निंग मोड। पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना, इससे उसको ये पता चलता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, कैसे किया जा सकता है। सफल लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि सफल लोग अक्सर पढ़ाई करते हैं, लर्निंग करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि कंटिन्यूस एजुकेशन आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सोच होती है जो पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर आता है। इस ज्ञान को आप कन्वर्ट करें प्रोफेशन में। फ्रेंड्स, कई लोगों को मैंने देखा है कि अच्छी टैलेंट है, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा कुक कर सकते हैं, अच्छे पेंटर है, अच्छे स्पीकर है, अच्छे सिंगर है, पर वो अपने आप को उस प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में हिचकिचाते हैं। याद रखिएगा, संजीव कपूर ने खाना पकाने की कला को प्रोफेशन नॉलेज में नहीं कन्वर्ट किया होता तो आज अमीर नहीं बने होते। और वैसे भी वो प्रोफेशन के नॉलेज में कन्वर्ट ना करने से आपका नॉलेज आपको कुछ काम का नहीं है। ये फीलिंग आएगी कि बस मैं संघर्ष कर रहा हूं, बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन यूज नहीं हो रहा है। यूज करने के लिए यू नीड टू बिकम प्रोफेशनल। फ्रेंड्स,
हर एक इंसान अपने शौक को प्रोफेशन में बदल सकता है। जैसे एक सिंपल बात करूंगा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का शौक था, लेकिन खेलने की जो उसकी पैशन और उसकी जो उस प्रोफेशनलिज्म टच को उसने इतना अच्छा बढ़ाया कि उसके बाद में वो एक क्रिकेटर इंटरनेशनल बने। वर्ल्ड टेल में 2010 में उससे 200 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही नहीं किए थे, क्योंकि उसने अपने उस प्रोफेशन के अंदर जो अचीवमेंट किया, अपने नॉलेज को, अपने क्रिकेट के ज्ञान को जो उसने बढ़ाया, उससे सामने उसका प्रोफेशनल वैल्यू भी उसने पाया। तो बहुत जरूरी है कि बी प्रोफेशनल। सिर्फ शौक और नॉलेज को जमा करने से, पालने से आपके पास पैसे नहीं आएंगे। उसका यूज करिए, उसे किसी को दीजिए, तब जाके आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा। सो तीसरा पॉइंट, यूज योर नॉलेज इन प्रोफेशनल वे। चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बताने जा रहा हूं आपको। हर एक इंसान ने अपने माइंड में थर्मोस्टेट सेट किया रहता है कि जो ये बताता है कि आपके धन के साथ में व्यवहार कैसे है, आप कितना कमाने के लिए अपने आप को सेट करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक काम करना है, अपने आप के थर्मोस्टेट को, माइंड के थर्मोस्टेट को बड़ी रकम के लिए निर्धारित करें। कोई छोटी रकम से आप कभी अपने जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपका माइंड ये समझेगा कि भाई 50-25 हजार ज्यादा भी कमा लिए तो जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो बड़ा गोल सेट करें, बड़ा अपना माइंडसेट बनाए। इससे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार धन का ब्लूप्रिंट सेट हो गया तो आप उस ब्लूप्रिंट को जब तक चेंज नहीं करते, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता रहेगा। धीरू भाई अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स या फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, उन्होंने अपने धन के ब्लूप्रिंट को करोड़ों रुपए में सेट किया था। आप शुरुआत कर सकते हैं, आपकी जो भी कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज्यादा। सोचने में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन सेट करें। और हाँ, यहां पर खर्चा निकलना या फिर चलाने के लिए या फिर गुजारा करने के लिए ऐसे शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। आपका थर्मोस्टेट होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब कि जितना भी आप खर्चा करना चाहो, आपकी रूटीन के अंदर जो खर्चा करते हो, वो खर्चा करने में कभी भी आपको संघर्ष ना करना पड़े। और जितना खर्चा कर रहे हो आपका महीने में, या जितना आपका हर महीने का बजट है, उससे डबल एटलीस्ट आपके पास इनकम हो, यानी कि आधा फिर भी बचे। तो ब्लूप्रिंट तो सेट करनी पड़ेगी। किसी की 50,000 के लिए होती है महीने के, तो किसी के 5 लाख की और किसी की 5 करोड़ की। आपको एटलीस्ट उतनी ब्लूप्रिंट सेट करनी है कि जिसके अंदर आप अपना गुजारा करते हैं उससे ज्यादा डबल आपकी इनकम सेट हो। और यहां पर कोई ऐसे विचार नहीं होने चाहिए जहां पर हम कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी या फिर खर्चे निकाले या फिर अपने बस डेली रूटीन को संभालते हुए सोचे। ब्लूप्रिंट सेट करने के लिए वैसे मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगा, लेकिन तब तक ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि वो लोग जो अमीर होते हैं वो अपने अंदर एक ब्लूप्रिंट सेट करते हैं कि मैं अमीर बनूंगा और इतने रुपए कमाने चाहता हूं। यस, हमारे माइंड को जब तक पता ही नहीं है कितने कमाना, तब तक वो यहां पर फोकस ही नहीं करेगा, राइट। सो सेट योर ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। पांचवा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, उसके बाद जब वो रन करता है तो आप ये देखिए कि आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है ना, तो उसके अंदर एक चीज होती है कि हम शुरू करते हैं कुछ सर्विस देने के लिए, कुछ अपनी टैलेंट बताने के लिए, या कोई प्रोडक्ट मार्केट में प्रमोट करते हैं। लेकिन जब उसी प्रमोशन के दौरान उसी प्रोडक्ट के जैसी दूसरी प्रोडक्ट मार्केट में आती है जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, तो हमारा बिजनेस डाउन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू की वही है और सामने वाले ने कुछ नई वैल्यूज दी उसी दाम में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस को डाउन करने में या हमारी प्रतिभा को डाउन करने में हमारी टैलेंट की कमी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को अपग्रेड नहीं किया, वो हमारी गलती हो सकती है, वो जिम्मेदारी हो सकती है हमारे जिंदगी में। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हो तो उसे कंटिन्यूस अपग्रेड करें। आप सोचिए, मारुति 800 से शुरू करके आज
सियास और उससे भी आगे निकल चुकी है बालेनो तक की सफर। क्योंकि मारुति ने कभी भी अपने एक मॉडल के अंदर, वही चीज के अंदर कुछ ना कुछ नया नया करते करते आगे बढ़ने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि फियाट और एम्बेसडर की तरह 2 मॉडल बनाए और 20 साल तक वही रखे और आखिर में उसका अंत हुआ। तो आप जो भी करते हैं ऐड करिए वैल्यू एडिशन। अगर आप गाना गाते हैं बहुत अच्छा, उसके अंदर सुर में कुछ देने की कोशिश करिए, अलग अलग वेराइटीज दीजिए। अगर आप खाना या कुकिंग का शौक रखते हैं तो आप वैल्यू एडिशन करिए कि आप कितना अच्छा वहां पर लोगों को रेसिपी के साथ में एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। वैल्यू एडिशन को एक सिंपल में बात करूंगा कि चेरी ऑन केक। केक सभी बनाते हैं, बस आप एक चेरी डाल दीजिए ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिए, कुछ आप वहां पर ऐसा दे दीजिए कि जितना दाम मिला है, जितना पैसा सामने वाले ने दिया है, उसको लगे कि उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मिला। बस ये वैल्यू एडिशन आपको कंपटीशन से आगे रखेगा। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होना चाहिए। याद रखिए, जो भी चीज अपग्रेड नहीं होती है ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड होती है। मतलब कि आप अपना काम तो कर रहे हो लेकिन आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो, चाहे पैकिंग में हो, चाहे उसके कलरिंग में हो, चाहे उसके प्रेजेंटेशन में हो, चाहे उसके कंटेंट में हो, चाहे टाइम में हो। कहीं पर भी सामने वाले को एटलीस्ट इतना लगना चाहिए कि मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जो साउथ इंडियन होटल में बिना मांगे चटनी या सांभर एक्स्ट्रा दिया जाता है, वहां पर ग्राहकों की भीड़ कभी कम नहीं होती। बस इतने में आप समझ जाओ वैल्यू एडिशन क्या है। कुछ एक्स्ट्रा दो और कुछ अच्छा दो। जो 10 रुपए में कोई चीज एक मिल रही है, आप उसी 10 रुपए में वो चीज की ऐसी वैल्यू करो कि कहीं पर 15 रुपए में भी वो वैल्यू नहीं मिलती है जो आपके प्रोडक्ट में 10 रुपए में मिल रही है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेकिन वैल्यू एडिशन मतलब एक ही चीज होती है कि सामने जो भी आपकी प्रोडक्ट है कंपेयर करने जाओ तो बोले कि यार ये मास्टर क्लास है, यहां पर हमारे पैसों की वसूली है। और यहां पर आपको एप्पल से सीखना चाहिए। 1,12,000 से भी ज्यादा महंगा फोन वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि वैल्यू एडिशन iOS फ्यूचर है, सिक्योरिटी है, यहाँ वहां पर उनके सॉफ्ट टच है, उनके जो इनबिल्ट डिजाइन और सब कुछ यहाँ पर एक एक चीज में वैल्यू एडिशन है और लाखों रुपए मिल रहे हैं उनको। बस यही तो सीखना है अमीरों से। 6th वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, अमीर लोग वर्तमान में चीजें जैसी है वैसी नहीं देखते, भविष्य में क्या बदलाव आएगा उसके ऊपर उनका फोकस रहता है। वो क्या करते हैं पता है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी उनकी जो चीजें मार्केट में चल रही है, उन्हें ये पता है कि भविष्य में इसके अंदर और क्या बदलाव लाना पड़ेगा, क्या डिमांड होगी जिससे ये मेरी सप्लाई शायद कम पड़ सकती है, या फिर ये सप्लाई के बदले दूसरा कुछ नया वर्जन लाना पड़ेगा। ये लोग फ्यूचर बेस्ड सोचते हैं। इन्हें पता है कि वक्त के साथ में हर लोगों की चीजें और उसके उपयोग बदलते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं अगर बात करूं आपको तो पता होगा कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ कार देती थी और उसके अंदर एसी का ऑप्शन देती थी। आज एसी या कार के अंदर रेडियो या उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स तो सब कॉमन हो चुके हैं। आज तो गूगल से लेकर सारी चीजों को अपलोड करके अपलोड करके देना पड़ता है। लेकिन गूगल ये सोच रही है कि आने वाले समय में ड्राइवर की कमी होगी या फिर ड्राइवरलेस कार हो तो कितनी सेफ्टी होगी, उसके ऊपर सोच रहे हैं। और इलेक्ट्रिक कार टाटा से लेकर मारुति एंड BMW तक सोच रहे हैं। उसका मतलब ये है कि भविष्य में अगर डीजल और पेट्रोल के इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन अभी से सोचो, ताकि उस वक्त जिसने पहले बनाई होगी वो बूम करेगा मार्केट में, उसकी सेल बढ़ेगी और बाकी लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि अब हम करें इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन। बहुत देरी हो चुकी होती है तभी और हम फेल हो जाते हैं। बस यही तो करना है, आने वाले फ्यूचर को समझो। अमीर लोग यही करते हैं, वो ये समझते हैं कि मेरा बिजनेस अभी जो भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूं, आने वाले समय में कितना चलेगा, कितना इसके अंदर मुझे नयापन करना पड़ेगा। और अगर ये अभी चल रहा है, जरूरी नहीं कि 2 या 5 साल के बाद में सेम डिमांड होगी, सेम कस्टमर होंगे, सेम चीजें चाहिए होगी, शायद ये बंद भी हो सकता है। तो फ्यूचर के बेस में ध्यान रखते हुए वो वर्तमान के अंदर अपने आप को देखता है कि करना क्या पड़ेगा फ्यूचर में। सो थिंक अबाउट फ्यूचर व्हेन यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर प्रेजेंट। 7वां नियम जो मेरा सबसे फेवरेट है,
वो है इन्वॉल्व मैक्सिमम पीपल, बिल्ड नेटवर्क। फ्रेंड्स, अकेला इंसान मजदूर बन सकता है, 5 लोगों को जब लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर बनता है, लेकिन जब वो 50 लोगों को लेता है वो बिल्डर बनता है, और अगर वो 500 लोगों को लेता है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। बस आप मेरे कहने का मतलब इतने में समझ लो कि जितने ज्यादा लोग आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, उसकी जिंदगी में उतना वैल्यू एडिशन होगा, उसकी जिंदगी में उतने आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे, और इन रिटर्न आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। एक सूत्र याद रखना, जिसका नेटवर्क बड़ा उसका नेटवर्थ बड़ा। मतलब कि आपको अगर अमीर बनना है तो ये नियम को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि आप अकेले पैसे कमाने के लिए उत्सुक हो और बाकी लोगों की तरफ देखे ही नहीं। फ्रेंड्स, एक नौकरी करने वाला इंसान जिसका पगार अगर 1 करोड़ है तो वो भी इसीलिए क्योंकि वो उस कंपनी में काम करता है जहां पर एक फैक्ट्री, एक पूरा उनको बिजनेस सौंप दिया है और हजारों लोगों को संभालने की जिम्मेदारी है। याद रखना, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू कर दो। आप जितने लोगों को ज्यादा हैंडल करते हो, जितने लोगों को ज्यादा आप टच करते हो, उनको मैनेज करते हो, उन्हें आप सेल्स में या मार्केटिंग में ग्रो करवाते हो, उसके द्वारा प्रोडक्ट बिकवाते हो, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। आप सेल्स में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, अच्छे डायरेक्ट सेलिंग में हो सकते हैं, या फिर आप किसी को हेल्प करने के लिए कोई न्यूट्रिशंस वाली कंपनी में हो सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, द मैक्सिमम पीपल यू हेल्प, द मैक्सिमम पीपल यू इन्वॉल्व, यू अर्न मैक्सिमम मनी। ये नियम है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जितना भी आप बीज बोओगे उतना आपको फायदा मिलेगा, और ये सारे आपके जो नेटवर्क्स, आपके लोग, आपके जो कलीग्स हैं, ये सारे बीज हैं, इन्हें ग्रो करने में मदद करिए, यही आपको फल देंगे। एक इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। राइट, सो कीप दिस इन माइंड। 8वां पॉइंट, ये अमीरों की एक खासियत होती है, उनकी एक शख्सियत होती है कि जो रियल अमीर है, जो रियल इच है, वो लोगों को हेल्प करते हैं, डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी कमाई का खर्च निकालने के बाद में 5% हिस्सा आपको ऐसे लोगों पर खर्च करना है, ऐसे लोगों पर कंट्रीब्यूट करना है जहां पर उन लोगों की स्थिति नहीं है सर्वाइवल की। वो हो सकता है एजुकेशन, वो हो सकता है किसी को फूड डोनेट करना, क्लोथ डोनेट करना, या फिर कोई एनजीओ को सहाय करना। ये नियम एक चीज याद दिलाता है, द लॉ ऑफ रिचनेस, द लॉ ऑफ एबंडेंस, कि मेरे पास सब कुछ है देने के लिए। और आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब ये पता चलता है कि मैं रिच हूं, मैं सबको दे सकता हूं, मेरे पास भरपूर है, तो आप और भरपूर आकर्षित करते हैं। और हाँ, बड़ा छोटे को देता है ग्रो करने के लिए, तो कुदरत आपके सामने बड़ी है और आप उसके सामने छोटे हैं, तो वो भी आपको देगा, और वो भी मल्टीप्लाई करके। तो याद रखना, कंट्रीब्यूशन आपके इनकम का 5% होना चाहिए खर्च निकालने के बाद वाले, और इतना अगर आप करेंगे तो आप बीज बोते हैं अपने लिए और बेहतर रास्ते कमाने के खोलने का। एबंडेंस इज फॉरएवर, ये आपको नियम अपने जिंदगी में एक रिचनेस की फीलिंग देगा। 9th पॉइंट जो मुझे काफी अच्छी लगती है अमीर लोगों की, ये लोग कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचते हैं, लेकिन एक बार सोचने के बाद निर्णय ले लिया तो उसे बदलते नहीं है। जबकि गरीब लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है, वो बार बार फटाफट निर्णय लेते हैं और बदलते भी उतनी ही तेजी से हैं। कुछ शुरू करते हैं, चला नहीं चला, निर्णय बदला, धंधा बंद, नौकरी छोड़ दी। फिर से कुछ शुरू करते, मजा नहीं आया, धंधा बंद, नौकरी छोड़ दी। फिर से कुछ शुरू करते, लोग पसंद नहीं आए, प्रोडक्ट नहीं चली, R&D नहीं किया, धंधा बंद, नौकरी छोड़ दी। अमीर लोग एक बार कुछ शुरू करते हैं, उसके पहले काफी R&D करते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। और एक बार निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को सही करने के लिए दिलो जान से कमिटमेंट करके अपना 100% देके उस निर्णय को सच साबित करने में बैकफुट नहीं होते, पीछे नहीं हटते। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जिंदगी में क्या करना ये किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बार निर्णय ले लिया कि जिंदगी में ये करना है तो उसको 100% अपने देकर उसे कंप्लीटली रिजल्ट देना है, उसमें सक्सेस पानी है। सो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आप जो भी लेते हैं निर्णय अपने जिंदगी में, उसके प्रति सोचे, लेकिन एक बार जब आप पूरी तरह से कंफर्म है, आप पूरी तरह से एकदम से कॉन्फिडेंट है, आपने डिसीजन ले लिया है, तो उसके बाद आपको कुछ भी हो जाए
उसको सही साबित करने के लिए काम करना है, ना कि छोटी मोटी अड़चने आ जाए और आपने अपना धंधा नौकरी छोड़ दी या फिर आपने अपने आप को गिव अप कर दिया। ये डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर होता है। निर्णय तो लेते हैं, मोटिवेट तो हो जाते हैं किसी को देखकर, लेकिन बाद में कुछ चैलेंजेस क्या आ गई, उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया, गिव अप करना शुरू कर दिया, और फिर ये बोलते हैं, क्या पता मालूम है, बोलते हैं भाई ये बिजनेस में दम नहीं है, ये बेकार का बिजनेस है। फ्रेंड्स, कोई भी खेल बुरा नहीं होता, खिलाड़ी सिर्फ बुरा होता है, याद रखिएगा। 10वां पॉइंट, जिसको आप अपनाए बिना अमीर बन ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर। शुक्रिया अदा करें जो भी आपके पास है, जो आपको मिल रहा है और जो मिलने वाला है। मैंने ऐसे कोई अमीर नहीं देखे जिन्होंने ऊपर वाले को, किस्मत को, या फिर अपने आसपास के लोगों को कोसा हो। ये रतन टाटा हो सकते हैं, बिल गेट्स हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास का कोई भी अमीर आदमी, आप देख लीजिएगा उन्हें। बी ग्रेटफुल फॉर का मतलब होता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, अभी के जो भी हालात हैं, उसमें मैं कुदरत का शुक्रिया अदा करता हूं। ये ग्रेटफुलनेस आपको, जिस भी चीज पर आप ग्रेटफुल है, उसे और आपके जिंदगी में आकर्षित करने में मदद करता है। शुक्रिया अदा करना। आप सोचिए कि किसी ने आपको थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, अगर कोई छोटे से काम के बदले में ये शब्द कहे तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि यार इसकी मदद करनी चाहिए, छोटी सी मदद के लिए इसने मुझे इतना सराहा। तो सोचिए कि हमें जो मदद कर रहा है वो भी तो कहीं ऊपर बैठा है। फ्रेंड्स, ग्रेटफुलनेस का मतलब कभी ये मत लेना कि जब करोड़ों रुपए आ जाए तो मैं ग्रेटफुल रहूं। आज के कोरोना काल में अगर आप तंदुरुस्त हैं तो भी ग्रेटफुल रहिए, आपके घर पे खाने के लिए अनाज है तो भी ग्रेटफुल रहिए, आप अपने परिवार के साथ में अच्छी तरह से दिन गुजार रहे हैं तो भी आप ग्रेटफुल रहिए। कईयों को ये भी नसीब नहीं हुआ है। ग्रेटफुलनेस आप अपने अपने अस्तित्व के साथ रखिए। इंसान के स्वरूप में आपको जन्म मिला है तो आप उसी के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि यू कैन क्रिएट एनीथिंग बिकॉज यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। सो फ्रेंड्स, ये 10 सोच थी जो अमीरों के बारे में मैंने सीखी और जानी और आपसे शेयर की। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों को शेयर करने ना भूलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।